दिस वीडियो आज हम लोग एड्स और HIV के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो आज हम लोग एड्स और HIV के बारे में पढ़ेंगे, एवरीथिंग अबाउट इट। सबसे पहले एड्स को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद HIV की बात करेंगे। एड्स बीमारी का नाम है, ठीक है, एक डिजीज़ है जिसको कॉज करने वाला, जिसका कॉजेटिव एजेंट एक वायरस होता है जिसका नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब ये नाम क्यों रखा, किस लिए है, क्या है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। पहले बात करेंगे एड्स के बारे में। अच्छा, एड्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस पिक्चर के अंदर आपको क्या लग रहा है, ये HIV है, ठीक है, और ये है आपका RBC, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पे RBC छोटा लग रहा है और HIV बड़ा लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा स्केरी भी लग रहा होगा शायद, लेकिन ऐसा नहीं होता। RBC बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ HIV। RBC 16 times more larger in size than HIV, ठीक है, 16 गुना बड़ा होता है साइज़ के अंदर HIV से। कौन? RBC। खैर, बात करेंगे एड्स की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म नहीं पता किसी को तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसके नाम में भी इसका एक पूरा मतलब है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, किसी से लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बीमारी है एड्स, ये कभी भी आपको जीन्स से नहीं मिलती। ये डिज़ीज़ हमेशा, यानी कि ये डिज़ीज़ होती किससे? HIV से। और HIV हमेशा आपकी बॉडी के अंदर नॉट फ्रॉम जीन्स से कभी भी इनहेरिट आप नहीं कर सकते HIV वायरस, ठीक है। तो ये एक्वायर करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से एज इन कुछ फ्लूइड्स के ज़रिए, फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से, या फिर जैसे कि ये आपके ज़्यादातर फ्लूइड्स के अंदर पाया जाता है। वेजाइनल फ्लूइड हो गया, या फिर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, सलावा के अंदर होता है, टीयर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक्वायर करते हैं, इट्स नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये इनहेरिटेड नहीं होता, ठीक है, नॉट, यानी कि कॉन्जेनिटिकल डिजीज़ नहीं है ये, इट्स एक्वायर्ड, सही है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि इसका जो इफेक्टेड ऑर्गन होगा वो कौन होगा? इम्यून सिस्टम, ठीक है। जैसे कि निमोनिया है, वो किसको इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। आप कोई भी और बीमारी ले लो, वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को अटैक करती है, ठीक है। तो HIV जो है, HIV वायरस जो है, वो ज़्यादातर ह्यूमन, नॉट ज़्यादातर बट वो ह्यूमन के इम्यून सेल्स को अटैक करता है, जैसे कि T8 सेल्स हो गए, T हेल्पर सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है HIV। तो ये इसका जो इफ़ेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? वो होता है हमारा सिस्टम, कौन सा होता है? वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड के अंदर जा रही हूँ, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट फास्ट। खैर, तो अब अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंड्रोम। मैंने यहाँ पे वायरस क्यों लिखा है मुझे खुद भी नहीं पता, बट आई एम सॉरी, यहाँ पे वायरस नहीं आएगा, यहाँ पे सिंड्रोम आएगा, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स, एक टारगेटेड ऑर्गन ना हो बट बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हों, ठीक है। अगर इम्यूनिटी कम हो रही है, देखो इफ़ेक्ट तो इम्यून सिस्टम हो रहा है, लेकिन अगर इम्यूनिटी इफेक्ट हो रही है तो क्या होता है कि अब कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आ गया किसी भी ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो अब वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए हमारा इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही बिकॉज ऑफ HIV। तो अब क्या होगा कि वो ऑर्गन इफेक्ट होगा। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि ये बीमारी जो है, एड्स जो है, वो वेरियस ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम का लिटरल मतलब ये होता है कि जब एक ऐसी डिजीज़ जो कि वेरियस ऑर्गन्स को इफेक्ट करे, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी इसको करेंगे। खैर, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि स्लिम डिजीज़,
ठीक है, स्लिम डिजीज़। अच्छा, एड्स होता किससे है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं कि भाई एड्स आया कहाँ से, ठीक है। तो बात करें अगर हिस्ट्री की, तो पहली बार ये HIV वायरस की बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि जो कि एड्स कॉज करता है। तो एड्स पहली बार रिपोर्ट हुआ था कैलिफोर्निया के अंदर, ठीक है, कैलिफोर्निया एक स्टेट है US के अंदर, वहाँ पे ये वायरस पहली बार पाया गया था एंड ये पाया गया था होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर, फॉर एग्जांपल गे पीपल। लेकिन कुछ अरसे बाद एड्स हेट्रोसेक्सुअल लोगों को भी होने लगा, जिसकी वजह से इसका नाम बदल के एड्स रख दिया। यानी कि पहले इसका नाम जो है वो गे रिलेटेड इम्यून डिजीज़ था, ठीक है। हाँ, क्योंकि पहले जब ये बीमारी पहले डिस्कवर हुई थी तो ये ज़्यादातर गे कम्युनिटी के अंदर देखी गई, ठीक है, होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हेट्रोसेक्सुअल लोगों के अंदर भी रिपोर्ट होने लगी, तो इसकी वजह से इसका नाम गे रिलेटेड से हटा के एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रख दिया, ठीक है। अगर बात करें हम लोग, अच्छा ये तो था एड्स के बारे में हमें जितना पढ़ना था। अब एड्स को कॉज कौन करता है, HIV करता है। तो HIV के बारे में सब कुछ पढ़ना बहुत आसान लाजमी है, ठीक है, और आसान भी है अगर आप उसे आसान बनाओगे तो सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना HIV की बहुत कॉमन एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, कॉमन नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो HIV एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने देखा था कि इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू वायरस कैसा वायरस था, कौन सी फैमिली का वायरस था, वो था ऑर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है, ऑर्थोमिक्सो फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरीके से दूसरी फैमिलीज होती हैं, पैरामिक्सो वायरस, क्लासिफिकेशन है वायरस की। तो HIV जो है वो रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है। रेट्रो वायरसेस कैसे वायरसेस होते हैं, रेट्रो वायरसेस एक ऐसा वायरस, अच्छा मैं यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो पेस्ट कर देती हूँ, तो इट माइट सेव सम टाइम, ठीक है। तो यानी कि रेट्रो वायरस कैसा वायरस है, एक ऐसा वायरस जिसका जीनोम कैसा हो, RNA हो। यानी कि HIV का जीनोम क्या होगा, RNA। याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है इसका। HIV का जीनोम क्या होता है, जीनोम का मतलब होता है टोटल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जीनोम क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। जैसे कि आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था। उसके बाद बैक्टीरियोफेज का जीनोम क्या था, डबल स्ट्रैंडेड DNA था, ठीक है। तो हर वायरस का अपना स्पेसिफिक जीनोम होता है। इसका जीनोम क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। रेट्रो वायरस क्या होता है, एक ऐसा वायरस जिसका जीनोम हो RNA और वो अपने RNA, उसके पास ये कैपेसिटी, उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करे, ठीक है, अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करे और फिर उस DNA को होस्ट सेल के DNA में इंसर्ट करके रेप्लिकेशन करवाए। जैसे ही होस्ट का DNA रेप्लिकेट होगा, डिवाइड होगा, वैसे ही HIV का भी DNA साथ साथ रेप्लिकेट होता जाएगा। यानी कि मशीनरी किसकी, होस्ट की। काम किसका हो रहा है, HIV का, ठीक है। नॉट ओनली HIV, रेट्रो वायरसेस सारे ऐसा करते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट जितने भी वायरसेस हैं वो ऐसा ही करते हैं। बैक्टीरियोफेज भी ऐसा ही करता है, अपना DNA जाके घुसा देता है होस्ट के DNA के साथ, और जैसे ही उसकी रेप्लिकेशन होती है तो उस वायरस की रेप्लिकेशन भी होती रहती है। खैर, तो रेट्रो वायरस की खास बात क्या है, रेट्रो वायरसेस की खास बात ये है कि इनका जीनोम क्या होता है, यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ। इनका जीनोम होता है RNA, ठीक है। और HIV का स्पेसिफिकली जीनोम कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक स्ट्रैंड वाला RNA जीनोम होता है इनका RNA। ये लोग क्या करते हैं, अपने RNA को कन्वर्ट करते हैं DNA के अंदर। अरे यार, हमने सुना था DNA RNA बनाता है। हाँ बिल्कुल, जब DNA RNA बनाता है, DNA से जब RNA बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और फिर RNA से प्रोटीन बनता है जिसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब जब
HIV कन्वर्ट करता है अपने RNA को DNA के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? DNA टू RNA, इसका उल्टा कर दो, RNA टू DNA, यानी कि रिवर्स हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है जो कि हर रेट्रोवायरस के पास होता है। ठीक है, इस एंजाइम का नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस एंजाइम का नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, रेट्रोवायरस कौन से वायरस होते हैं? यानी कि वो वायरस जिसका जीनोम क्या हो? RNA हो। उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम के ज़रिए, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये जो DNA बना है ये जाके होस्ट के DNA के साथ अटैच हो जाता है और ये रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो ये होता है रेट्रोवायरस का मतलब। उसके बाद आपका जो HIV है उसका कैप्सिड कैसा होता है? ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैप्सिड डिफरेंट शेप्स के अंदर, साइजेस के अंदर आता है। जो इसकी मेन शेप्स हैं वो दो होती हैं, या तो हेलिकल या तो आइकोसेड्रल। ठीक है, बैक्टीरियोफेज आइकोसेड्रल होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हेलिकल होता है। अच्छा, रेट्रोवायरस कैसा होता है? रेट्रोवायरस भी हेलिकल होता है। ठीक है, हेलिकल होता है। इसके पास एनवेलप भी होता है। ठीक है, कुछ वायरसेस के पास एनवेलप होता है और HIV के पास एनवेलप भी होता है। ये एनवेलप लिपिड एनवेलप होता है, बना हुआ किससे होता है? ग्लाइकोलिपिड से। किससे? ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है इसका एनवेलप। कैप्सिड के ऊपर होता है एनवेलप। ठीक है, अभी बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स होती हैं। ये पूरा आपको लास्ट में बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी तक हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा, ना उस पर हम लोग गए ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये जो आप एनवेलप ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये एनवेलप है। इसके ऊपर ये हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट्स आई एम जस्ट मेंशनिंग इट नाउ। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे स्पाइक्स बोलता है। ठीक है, तो HIV के पास स्पाइक्स भी होते हैं। ठीक है, स्पाइक्स जो इस तरीके से स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर होता है किसी वायरस के सरफेस के ऊपर, ये बना हुआ किससे होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, तो ये बातें थी सारी HIV के बारे में, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। पहले हम लोग देखेंगे HIV का स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी कि जो आपका HIV है वो 16 टाइम्स छोटा होता है RBC के साइज़ में। तो यहाँ पे मुझे रेक्टिफिकेशन करनी है कि 16 टाइम्स नहीं, आई एम सॉरी, इट वाज 60 टाइम्स। ठीक है, 60 टाइम्स छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ RBC। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा। अच्छा, तो अब हम लोग सबसे अच्छे टॉपिक के ऊपर आएंगे, इसे हम लोग बाद में देखेंगे, तो इसे हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रक्चर अगर आपको एंजाइम का HIV का समझ में आ गया, देन इट विल बी सुपर इजी फॉर यू। पहले इस तरीके से आप बनाएंगे इसका आउटर एनवेलप। ठीक है, लेबल हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे स्पाइक्स बना देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो ये बन रही है इसकी स्पाइक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा, स्पाइक्स बनी हुई किससे होती हैं? स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि एनवेलप इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। स्पाइक्स, ये देखो, एक तो डंडी जैसा पोर्शन है। ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके के सर्कल है। तो ये HIV के केस के अंदर स्पाइक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, HIV एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, हर सेल के ऊपर जाके अटैक नहीं करेगा। HIV बहुत स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर अटैक करता है। तो इसकी एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इट्स वेरी स्पेसिफिक टू फ्यू सेल्स, यानी कि ये इवन इम्यून सिस्टम के अंदर भी ये हर सेल को नहीं इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि लिम्फोसाइट्स को भी कर रहा है, बेसोफिल्स को भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक सेल्स को ही इफ़ेक्ट करता है। ऐसा क्यों है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने बना दिए स्पाइक्स। यहाँ पे ये हम लोग क्या बना रहे हैं? ये बन रहा है यहाँ पे इसका मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रोटीन के यूनिट्स हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बन रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा फाइनली कैप्सिड।
अरे चलो, ये आ गया कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड के अंदर क्या होता है, जीनोम क्या होता है, आप खुद सोच के देखिए, अभी हमने बहुत बार रिपीट कर लिया यार मैंने। जीनोम क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की, नॉट डीएनए, आरएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड, ऐसा नहीं जुड़ा हुआ होता है। अगर 2 हैं तो वो फिर डबल स्ट्रैंड नहीं, डबल स्ट्रैंड तब बोलोगे जब जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनका बॉन्ड हुआ है अच्छे से। लेकिन ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड होती हैं और आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी इसे डिप्लॉयड भी बोला जाता है आरएनए को, एचआईवी के आरएनए को। और इस तरीके से इसके अंदर ना इस तरीके से एंजाइम्स होते हैं, 3 तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं एचआईवी के अंदर, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इसे लेबल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये मैंने बनाया है यहाँ पे एनवेलप, ठीक है। एनवेलप, सीधा सा एनवेलप, कुछ भी नहीं है। और एनवेलप किससे बना हुआ होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। इसे लिपिड एनवेलप भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आप देखते हो ये क्या है, इसे बोलते हैं स्पाइक, ठीक है। स्पाइक्स हैं ये सारे, ये प्लूरल है स्पाइक्स इसका। स्पाइक्स किससे बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। स्पाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एचआईवी के केस के अंदर, एचआईवी के स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्पाइक्स क्या काम क्या है, स्पाइक्स जाके रिसेप्टर पे, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स क्या होता है, जो कि आइडेंटिफाई करने में मदद करवाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर इस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर होता है जिनको रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि सेल, जैसे कोई बैक्टीरिया घुस गया बॉडी के अंदर, ठीक है। अब उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, वो रिसेप्टर करता है, क्योंकि बैक्टीरिया का रिसेप्टर अपनी बॉडी के सेल के रिसेप्टर से अलग है, तभी हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर पाती है, अच्छा ये बैक्टीरिया है, क्योंकि इसका रिसेप्टर मैच नहीं कर रहा, तो रिसेप्टर वो होता है। अब स्पाइक का क्या काम होता है, ये जो एचआईवी की स्पाइक्स होती हैं बहुत स्पेसिफिक होती हैं टू फ्यू सेल्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि अच्छा इस सेल पे ही अटैच होना है, वो इसलिए क्योंकि ये जो स्पाइक है ना, ये बहुत कम सेल्स के ऊपर अटैच होती है, बहुत कम सेल्स के रिसेप्टर के ऊपर अटैच होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एचआईवी की स्पाइक होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, नॉट पार्ट्स, पर इसके पास अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन का यूनिट लगा हुआ होता है। जैसे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, सबसे बाहर वाला पोर्शन यही होता है, जो कि रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये बना हुआ होता है GP120 से। GP क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 से। और ये जो स्टिक डंडी जैसा पार्ट है, ये GP141 से, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऊपर वाला GP120, नीचे वाला GP141, ठीक है। अब ये जो GP120 है, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है, ठीक है। ये अटैच होता है, ये जो GP120 है और ये GP141 है, ये GP120 अटैच होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। इसके रिसेप्टर जिसके ऊपर ये अटैच होता है, सिर्फ उसी रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है, जिसे बोलते हैं CD4, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रिसेप्टर पे अटैच होता है, CD4 के ऊपर, ठीक है। और CD4 रिसेप्टर कुछ सेल के पास होता है, वो सेल्स कौन से होते हैं, एक तो T हेल्पर सेल्स के ऊपर होता है ये, ठीक है। यानी कि T हेल्पर सेल्स, जो समझो ये T हेल्पर सेल है, ठीक है। इसके ऊपर जो रिसेप्टर है इस तरीके से, वो कौन सा है, CD4। अब CD4 रिसेप्टर है इसके पास, ठीक है। तो ये स्पाइक आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और फिर एचआईवी जो है वो भाई अटैक करेगा TH को, ठीक है। TH के पास भी होता है ये रिसेप्टर, मैक्रोफेजेस के पास भी होता है, और कुछ डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं इस तरीके से करके, उनके पास भी होता है ये, तो कुछ सेल्स के पास होता है। इसीलिए जो एचआईवी जिन सेल्स को अटैक करता है ना, एक तो वो इम्यून सिस्टम से बिलोंग करते हैं, और इम्यून सिस्टम में भी बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स है, जैसे कि TH सेल्स, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और दूसरा है मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एनवेलप हो गया, स्पाइक्स हो गए, ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं हम लोग अंदर के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। थोड़ा सा अंदर चले जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो आप देख रहे हो, दिस इज मैट्रिक्स,
ठीक है, यानी कि HIV के पास डायरेक्टली एनवेलप के बाद कैप्सिड नहीं आता। जनरली वायरसेस के अंदर ऐसा होता है कि ये अपना कैप्सिड है, कैप्सिड के ऊपर ये सिर्फ एनवेलप है, फिर स्पाइक्स हैं, लेकिन इसके अंदर भाई मैट्रिक्स भी होता है, मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है आपका कैप्सिड फाइनली। और कैप्सिड कौन सा होता है, हेलिकल या आइकोसेड्रल, हेलिकल। ठीक है, इसके अंदर होता है जीनोम। कौन सा जीनोम होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं और इन्हें कभी कभी डिप्लॉयड भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, और ये अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। HIV के लिए 3 एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके पास होते ही 3 एंजाइम है। ठीक है, ज़्यादा एंजाइम ही फालतू रखता ही नहीं है अपने पास, 3 इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट वाले ही रखता है और तीनों का स्पेसिफिक काम है। ठीक है, तो भाई पहला एंजाइम जो होता है हमने ऊपर देखा था, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने RT लिख दिया, इसका मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका काम क्या होता है, ये RNA को कन्वर्ट करता है DNA के अंदर। ठीक है, सेकंड जो है वो है इंटीग्रेज। ठीक है, इंटीग्रेज एक ऐसा एंजाइम, यानी कि हमने पढ़ा कि अच्छा RNA से DNA तो बन रहा है, लेकिन अब DNA का क्या होगा, ये DNA जाके होस्ट सेल के DNA के साथ अटैच हो जाता है और फिर एप्लीकेशन होती है। अब ये अटैच कैसे होता है, इसको अटैच करवाने के लिए, यानी कि ये DNA जो वायरस का DNA है, इसको होस्ट के DNA के साथ अटैच करवाने के लिए, उसके अंदर घुसाने के लिए, इंटीग्रेट करवाने के लिए आपको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, दैट्स इंटीग्रेज। ठीक है, अच्छा थर्ड जो हमारे पास एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीएज। और ये जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज का काम होता है कि बड़े प्रिकर्सर प्रोटीन्स को छोटे छोटे प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि उससे अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना सके, अपने प्रोजेनी बना सकते, अपने बच्चे बेबीज़ बना सके। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर और ये बड़ा ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर था। आई होप इट वाज हेल्पफुल। मैं अब दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता है इसको। देखो, हमने बाहर से शुरू किया था, ये है हमारा एनवेलप। एनवेलप किससे बना हुआ होता है, ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे स्पाइक्स। बेसिकली स्पाइक्स पहले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल है, सेल के रिसेप्टर पे जो चीज़ अटैच होगी वो क्या होगी, स्पाइक से एनवेलप स्पाइक होगा। ठीक है, स्पाइक स्पेसिफिक होता है, HIV बहुत स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो DP120 है स्पाइक्स का, ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी कि CD4 पे अटैच होता है और CD4 रिसेप्टर कुछ सेल्स के पास होता है, जैसे कि T हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप जैसे अंदर आओगे, यहाँ पे हमारे पास होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर, अच्छा दिस इज एनवेलप, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैप्सिड है। कैप्सिड कैसा होता है, हेलिकल, आइकोसेड्रल, हेलिकल होता है। ठीक है, अब हेलिकल क्या होता है, आइकोसेड्रल क्या होता है, इसको हम लोग बहुत डिटेल के अंदर देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोग जब शेप्स ऑफ पढ़ रहे थे ना वायरस तब। खैर मैं बता देती हूँ वैसे भी हेलिकल क्या होता है। हेलिकल यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो अरेंजमेंट है कैप्सोमेयर्स की, कैप्सोमेयर्स क्या होते हैं, प्रोटीन यूनिट्स जो कि कैप्सिड बनाता है, उसकी अरेंजमेंट स्पायरल होती है इस तरीके से और ये सिलेंडर की तरह दिखता है, यानी कि स्फीयर दिखेगा या सिलेंडरल इस तरीके से दिखेगा, साइड्स नहीं होंगी हेलिकल स्ट्रक्चर की। जबकि आइकोसेड्रल ऑपोजिट होता है, उसकी साइड्स होती हैं, पॉलीहेड्रल होता है। ठीक है, अच्छा जीनोम कैसा होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, RNA होता है, DNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड 2 स्ट्रैंड्स होती है, सिंगल सिंगल इस तरीके से DNA की, और ये जुड़ी भी नहीं होती आपस में, इसीलिए इसे डिप्लॉयड भी बोला जाता है क्योंकि ये आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। उसके बाद इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से किसी भी एक एंजाइम को अगर आप इनहिबिट कर दो, HIV अपना काम नहीं कर पाएगा, HIV सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव यानी कि उसका ग्रोथ जो है, उसका लाइफ साइकिल स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इवन जो मेडिसिन होती है, जो ट्रीटमेंट है, एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, फैक्ट, एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, एड्स को आप स्लो डाउन कर सकते हो, उसका प्रोसेस। HIV का ग्रोथ आप रोक सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो। वो कैसे करोगे, जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनके पास ना ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स को बेसिकली टारगेट करती हैं दवाइयाँ। दवाइयों के अंदर ऐसा एंजाइम इनहिबिटर होता है। अब ये एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर कोई भी चीज़ जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम करे। अब ये जो एंजाइम है, अगर मैं इनहिबिटर दवाई में
ये दवाई है, ठीक है, कोई भी टैबलेट मेडिसिन। अब इसके अंदर एंजाइम इनहिबिटर है। अब एंजाइम इनहिबिटर इस एंजाइम की है, कोई भी हर एंजाइम का अपना इनहिबिटर होता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर आया। अब इसकी एक्टिविटी जैसे कम हो जाएगी तो आरएनए तो डीएनए में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर आरएनए डीएनए में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो आगे तो प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं, एचआईवी तो ग्रो ही नहीं करेगा, बेबीज ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट काम करता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको, अच्छा ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप सही से कंसिडर कीजिएगा। और एक पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है कि एचआईवी की स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है होस्ट सेल के लिए। क्यों होती है? क्योंकि वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के पास अटैच होता है, CD4 के पास अटैच होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इस स्ट्रक्चर। अगर आप देखो हमने यही अभी पढ़ा है, इसको हम लोग थोड़ा सा और लेबल करेंगे। देखो ये जो स्पाइक्स देख रहे हो, इन्होंने शायद नहीं ये रहा ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ये बेसिकली स्पाइक्स की बात हो रही है। स्पाइक्स करने में मतलब ग्लाइकोप्रोटीन से, इन्होंने सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन लिख दिया, मतलब ये स्पाइक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा ये जो आप देख रहे हो वायरल एनवेलप, ये किससे बना हुआ होता है? ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है। ये कैप्सिड है, कैप्सिड किससे बना हुआ होता है? कैप्सोमेयर से, ठीक है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, डिप्लाइड होता है, आइडेंटिकल होता है। उसके बाद ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। दूसरे भी एंजाइम्स होते हैं, कौन सा? प्रोटीएज और इंटीग्रेज। ये जो आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स है, ये कैप्सिड है, ठीक है। अच्छा कैप्सिड हो गया, खैर तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपको अब स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स जो है यहाँ पे, एड्स जो है वो कॉज होती है एचआईवी से, ठीक है। और एचआईवी जब एक बार बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो डायरेक्टली एड्स कॉज नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि ऑलमोस्ट वो टाइम डिपेंड करता है, 6 से 10 साल भी लग सकता है, 6 से 7 साल भी लग सकता है। आई मीन 6 साल 10 साल के बीच में एड्स जो है वो अपने, जब टी हेल्पर सेल्स बहुत कम हो जाता है बॉडी के अंदर तभी एड्स होता है। और एड्स के अंदर होता क्या है? एड्स के अंदर कोई भी, एड्स खुद एक बीमारी नहीं है, यानी कि एड्स से, हाँ एड्स के खुद के सिम्टम्स तो हैं, लेकिन होता क्या है एड्स से, यानी कि इंसान की अगर डेथ होती है तो वो एड्स की वजह से नहीं होती। एड्स हुआ हुआ है और एड्स की वजह से कोई भी और वायरस या कोई भी मामूली सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर होके आपके सेल को बहुत हार्म कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। और एड्स का ट्रीटमेंट भी नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, एचआईवी की। तो एचआईवी जो वायरस है, एचआईवी वायरस प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, यानी कि मैं यहाँ पे उसकी बात बता रही हूँ कि एड्स वायरस जो वो कंटीजियस होता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कोविड-19 था, वो वायरस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, वो बहुत कंटीजियस था, बहुत ज़्यादा कंटीजियस, यानी स्नीजिंग, कफिंग, मतलब हाथ मिला लिया, एक साथ खाना खा लिया, उससे भी फैल सकता है, ठीक है। लेकिन एचआईवी जो है वो इन चीज़ों से नहीं फैलता, ठीक है, हाथ मिलाने से या फिर एक साथ खाना खाने से, एड्स जिसको हुआ है उसको, उसके साथ इन चीज़ों से एड्स नहीं फैलेगा। स्नीजिंग, कफिंग, इन चीज़ों से इतना कंटीजियस नहीं होता। लेकिन एड्स जो है वो, जैसे कि एड्स का जो वायरस है एचआईवी, वो प्रेजेंट किसके अंदर होता है? फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, सेमन हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, ठीक है, CSF हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इन फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि ज़्यादातर फ्लूइड में पाया जाता है, ठीक है। लिम्फ के अंदर तो बड़ा इफेक्ट करता है। लिम्फ के अंदर क्या होता है? लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं, ठीक है। और जब एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है एड्स की, तो लिम्फ नोड्स इतनी स्वेल हो जाती हैं उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन तो होती है, बट रेडनेस भी हो जाती है, ठीक है।
ये फुल फ्लैसिड, नॉट फुल फ्लैसिड बट जब एकदम फुल डेवलप एज होता है ना, तब लिम्फेटिक नोड्स का बहुत मतलब बहुत ख़राब हालत हो जाती है उनकी। तो इन फ्लूइड्स के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर HIV वायरस पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, एक मतलब जो स्ट्रिंज है, जो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, वो किसी भी तरीके से जो 8% है उसका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो HIV पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी फ्लूइड अगर एक इंसान का दूसरे इंसान में एंटर होता है, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, सेक्सुअल कांटेक्ट हो, ठीक है, तो उससे एड्स पॉजिटिव होने का, HIV पॉजिटिव होने का बहुत चांस है। बहुत चांस नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 100% चांस है। इन फ्लूइड्स के अलावा भी कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है HIV, जैसे कि टीयर्स, ठीक है, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि अगर मदर को है तो बच्चे को भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क एंड यूरिन। इन फ्लूइड्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, लेकिन इन फ्लूइड्स के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। क्या ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है? HIV वायरस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अभी भी HIV के बारे में बता रही हूँ, अभी हमने लाइफ साइकिल नहीं शुरू किया है। उसके बाद HIV मैंने आपको कहा कि ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है। कौन सा रिसेप्टर? CD4 के ऊपर बाइंड होता है, CD4 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, ठीक है। और जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही एंडोसाइटोसिस करेगा। एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एंडोसाइटोसिस को जो जो HIV का एंडोसाइटोसिस होता है उसे बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि रिसेप्टर पे डिपेंड होने वाला एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट्स लाइफ साइकिल ऑफ HIV के। किस तरीके से HIV जो है वो रेप्लिकेट करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई डोंट नो, इट्स लुकिंग सो कलरफुल। एनीवेज, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक मैक्रोफेज। क्या लिया है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज क्यों लिया है मैक्रोफेज? देखो, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल होता है मैक्रोफेज। बहुत सारे यानी कि बेसोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इस तरीके से सेल्स होते हैं। लेकिन मैंने कहा HIV स्पेसिफिक सेल्स को अटैक करता है। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेजेस, टी हेल्पर सेल्स, इनके पास रिसेप्टर होता है जो कि HIV को पसंद है। कौन सा रिसेप्टर? CD4, ठीक है, पहली बात। अब होगा क्या, यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, CD4। HIV ने बॉडी में एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया HIV वायरस और इसके पास एक खतरनाक स्पाइक्स हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग, पर हाँ, बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये इसके पास स्पाइक्स है। ये कौन सा है? GP120। अब GP120 कंबाइंस विथ CD4, ठीक है। GP120 सिर्फ CD4 रिसेप्टर पर अटैच होता है। इन दोनों ने अटैच किया, फिर क्या होगा? एंडोसाइटोसिस। ये अंदर आ जाएगा, इसका जीनोम अंदर आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वायरस अंदर आ गया, ये स्पाइक्स बाहर छोड़ के आता है, ठीक है। इसका जीनोम एंटर कर गया सेल के अंदर। इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका जो जीनोम है, जीनोम क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA माइक्रोफेज के अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? RNA कन्वर्ट होगा किसके अंदर? DNA के अंदर, ठीक है। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? DNA के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। अब ये जो DNA है, क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा? नहीं, इसका एक और स्ट्रैंड बनेगा और ये
इस तरीके से हो जाएगा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। अब क्या होगा, ये है मैक्रोफेज का न्यूक्लियस, मैं बनाना भूल गई थी, ये आपका मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है और ये मैक्रोफेज का डीएनए है, ये मैक्रोफेज का डीएनए है, ठीक है, और ये एचआईवी का डीएनए। अब क्या होगा, अब ये जो डीएनए है ये आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ये कौन करेगा, इंटीग्रेस, ठीक है, और ये दोनों इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन से क्या होगा, वायरल प्रोटीन बनेगा और इससे बॉडी कंपोनेंट्स बनेंगे वायरस के, और यहाँ पे बेबीज़ बनेंगे इस तरीके से, इसे बोलेंगे प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है बेबीज़, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब ये प्रोजेनी क्या होगा, मैक्रोफेज, एक मैक्रोफेज इतना सारा प्रोजेनी, इतना सारा बच्चे बना रहा है, तो ये बेबीज जो है वो बाहर आ जाएंगे मैक्रोफेजेस से। अभी ये क्या होंगे, दूसरे सेल्स को इफेक्ट करेंगे, टी हेल्पर सेल्स को इफेक्ट करेंगे, यानी कि जो पहले सेल्स, यानी कि एचआईवी पहले किसको अटैक करता है, मैक्रोफेजेस को। जैसे ही मैक्रोफेजेस को अटैक करता है अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, क्वांटिटी। अब ये 2 साल 3 साल 5 साल अपनी क्वांटिटी ही बढ़ाता है, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा अटैक करता जाता है टी एच सेल को। जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है मैक्रोफेजेस के जरिए, वैसे वैसे टी सेल्स कम, टी एच व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम सो सॉरी, टी हेल्पर सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, टी हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम होती जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी, इसीलिए मैक्रोफेजेस जो है वो उनको बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। इसीलिए देखो, वो इतना सारा वायरस बना रहा है, ठीक है, इतना सारा एचआईवी का बेबीज़ बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बेबीज़, वो प्रोजेनी, वो ऑफस्प्रिंग्स जाके टी हेल्पर सेल्स के क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे टी हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम हो रही है, वैसे वैसे इम्यूनिटी भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है ऑफ एचआईवी का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो यही थी लाइफ साइकिल, इसको हम लोग रिटन फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही वो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट रीडिंग करेंगे एंड देन यूल बी गुड टू गो, और आपका एड्स एंड एचआईवी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नाउ यू डोंट हैव टू स्टडी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की कि आपको यहाँ पे मिल जाए। खैर, वापस आ जाते हैं। तो मैक्रोफेजेस को प्रोटीन फैक्ट्री को बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होती है एचआईवी की। अब होगा क्या, मैंने आपसे कहा था कि एचआईवी जैसे आपकी बॉडी में एंटर होगा, नॉट आपकी बट पेशेंट की बॉडी में जैसे ही एचआईवी एंटर हुआ, क्या एड्स कॉज हो जाएगा, नहीं, उसको 6 से 10 साल लगते हैं। क्या होता है कि एचआईवी जब बॉडी के अंदर एंटर होता है किसी की, तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है। इस स्टेज के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट सो गुड। लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, नाइट स्वेटिंग होती है, नौसिया, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वेरियस सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इस स्टेज में आप जो पेशेंट है वो एचआईवी पॉजिटिव तो होगा, लेकिन एड्स पॉजिटिव नहीं होगा, एड्स नेगेटिव है वो भी, ठीक है, क्योंकि स्टेज 1 है। ये हम लोग 6 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 to 6 मंथ्स, जैसे ही एचआईवी एंटर हुआ बॉडी के अंदर 1 to 6 मंथ के दरमियान, वो अभी तक एड्स पॉजिटिव नहीं हुआ है। फिर आती है हमारी स्टेज 2। स्टेज 2 यानी कि 2 से 10 साल बाद, आफ्टर 2 to 10 ईयर्स, अब जो बंदा है वो एड्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अब यानी कि इस पीरियड के अंदर क्या होता है, ये नॉन सिस्टम पीरियड होता है। स्टेज 2 नॉन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे कोई सिस्टम ही, नॉट सिस्टम बट सिम्टम, आई एम सो सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, सिम्टम नहीं होता। और फिर आती है स्टेज 3, जो कि खतरनाक स्टेज है। यहाँ पे होता है फुल ब्लोन एड्स, ठीक है। ये स्टेज वो है जहाँ पे छोटी से छोटी एक जुकाम भी आपको इतना बीमार कर देगा कि बस, यानी कि आपकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। आपको कोई छोटा वायरस भी एक इतनी बड़ी डिजीज़ कॉज कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे टीबी, कैंसर जैसी बीमारियाँ होने का ख़तरा होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी एकदम ज़ीरो हो गई है। क्यों ज़ीरो हो गई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, टी हेल्पर सेल्स, वो बॉडी के अंदर अब
है ही नहीं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि स्टेज 3 के अंदर, स्टेज 3 आते आते जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी लेस देन 200 मिलीमीटर क्यूब हो जाती है ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1 एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है, अभी HIV पॉजिटिव तो है लेकिन एड्स नेगेटिव है, ठीक है, ये 1 to 6 मंथ के दरमियान की बात होती है। फिर आती है स्टेज 2 जो कि 2 से 10 साल बाद होता है। अब जो है वो एट लास्ट एड्स पॉजिटिव होगा, लेकिन इस स्टेज तक तो लोगों को पता भी नहीं चलता बहुत सारे केसेस के अंदर कि वो इन्फेक्शन पॉजिटिव है। खैर, उसके बाद आती है लास्ट स्टेज जो कि स्टेज 3 है। इसके अंदर फुल ब्लोन एड्स हो जाता है, एकदम सिम्टम आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सिम्टम्स बंद हो जाते हैं स्टेज 2 के अंदर, ठीक है, कम एकदम इस तरीके से, नॉट सो फ्रीक्वेंट। स्टेज 3 के अंदर थोड़ी सी छोटा पैथोजन भी आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं है उसको रेजिस्ट करने के लिए। स्टेज 3 के अंदर आपकी टी हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, यानी कि लेस देन 200 मिलीमीटर क्यूब हो जाती है, ठीक है। लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है? लाइफ साइकिल के अंदर HIV एंटर करता है सेल के अंदर, ठीक है, मैक्रोफेजेस के अंदर जनरली, और ये अपने RNA को, अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट करता है DNA के अंदर एंजाइम के ज़रिए। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो DNA बना है ये होस्ट के DNA के साथ अटैच होता है, इंटीग्रेट होता है एंजाइम के ज़रिए। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेस। अब जो DNA है ये रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के DNA के साथ और HIV के नए प्रोजेनी फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोजेनी सेल के बाहर जाते हैं, मैक्रोफेज के बाहर जाते हैं और दूसरे सेल्स को अटैक करते हैं, ठीक है। अब दूसरे कौन से सेल्स को अटैक करेंगे? क्या कोई भी सेल को अटैक करेंगे? नहीं। देखो, ये जो बना है प्रोजेनी, इसके पास भी तो स्पाइक्स है ना, और इसके पास भी तो GP120 है, और GP120 सिर्फ CD4 रिसेप्टर के ऊपर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे T सेल्स को अटैक करेंगे, T हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम करेंगे। तो ये था आपका लाइफ साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे तो हाँ, हमने बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पे, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। यहाँ पे लाइफ साइकिल के ऊपर एक अच्छे से कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो लाइफ साइकिल जो है HIV की, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा, इस तरीके से स्टेप्स होते हैं। जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, इसको इन्होंने स्टेप्स फॉर्म के अंदर लिखा है कि अच्छा ये एंटर हो रहा है तो स्टेप 1, ये DNA RNA में कन्वर्ट हो रहा है स्टेप 2, फिर DNA होस्ट DNA के साथ अटैच हो रहा है स्टेप 3, इस तरीके से। चलें इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। बाकी ये तो याद करने जैसी चीज़ है, तो रादर देन जस्ट मगिंग इट, आप कोशिश करो कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी ये याद हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है अटैचमेंट, यानी कि ऑफकोर्स पहले तो जाके अटैच होगा। कौन अटैच होगा? HIV और सेल, ठीक है। सेल के ऊपर रिसेप्टर है CD4, उसके साथ कौन अटैच होता है? HIV का स्पाइक, जिसके पास कौन सा GP है? GP120। तो पहले तो वायरस अटैच होता है लिम्फोसाइट सेल के ऊपर, सेल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर दैट अलाउस HIV टू एंटर द सेल, यानी कि पहले क्या होगा? GP120 स्पाइक का अटैच होता है रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर के साथ, और जिससे क्या होता है? HIV सेल के अंदर जाता है। उसके बाद होता है फ्यूजन यानी कि जुड़ना। वाइल रिमेन अटैच्ड द वायरस इन्फेक्ट्स, यानी कि HIV चिपका हुआ है अभी तक सेल के साथ, और ड्यूरिंग द फ्यूजन दोनों अटैच्ड हैं अभी भी। पेनिट्रेशन होती है किसकी? जीनोम की, यानी कि जो जीनोम है, जो RNA है, वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। अब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि RNA से DNA बनता है। द वायरल RNA मेक्स अ न्यू DNA, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर वायरस का खुद का DNA अपना प्रोटीन इस्तेमाल होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। थर्ड यानी कि फोर्थ स्टेप, यानी कि हमारा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेट एंजाइम की ज़रूरत, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेस एंजाइम की ज़रूरत होती है, यानी कि जो वायरल DNA है जो बना है अभी फ्रेश, वो जाके फ्यूज़ हो जाता है होस्ट के DNA के साथ, ठीक है। द वायरल DNA एंटर्स द होस्ट सेल का न्यूक्लियस के अंदर जाता है और वहाँ पे वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट DNA के साथ एक एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है इंटीग्रेस। अब ये जो DNA है, इस DNA को प्रो वायरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब ना सिर्फ ये DNA होस्ट का है, ठीक है, इसके अंदर वायरस का भी DNA आ गया है। और ये तो पहले तो कुछ सालों तक ये इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही एक्टिव होता है,
ठीक है, जैसे ही इसकी स्टेज 2 आती है, HIV कहते हैं स्टेज 3 आती है, तो ये बहुत जल्दी से अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और फिर टी हेल्पर सेल्स की क्वांटिटी कम होती है। तो पहले कुछ महीनों तक, इसीलिए एड्स नेगेटिव होता है पहले सालों में। तो फिर एड्स जब पॉजिटिव होता है ना, तो यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया वायरस। ठीक है, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी कर रहा है। उसके बाद होती है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अब जो DNA है, जो अटैच्ड है होस्ट DNA के साथ, वो अपना RNA बनाता है। ऑफकोर्स DNA से फिर क्या होगा, RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, mRNA क्यों बनता है, प्रोटीन बनाने के लिए। ऑल्सो बाई यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो वायरस है वो ना सिर्फ अपना एंजाइम प्रोटीएज, बल्कि RNA पॉलीमरेज जो कि होस्ट का एंजाइम है वो इस्तेमाल करता है, और HIV का जीनोमिक मटीरियल यानी कि HIV का जीनोम बनाता है, जो कि क्या है, RNA। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 6th स्टेप है असेंबली। असेंबली को मैचुरेशन, यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रोजेनी बनी है वो असेंबल होती है, मैच्योर होती है। व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जैसे ही HIV का प्रोटीन इस्तेमाल करने लायक बन गया, तो यहाँ पे एक और एंजाइम प्रोटीएज बड़े प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, कट डाउन करता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स आगे जाके जो है वो बेबीज़ डेवलप करते हैं उनकी बॉडी से। यानी कि एक प्रोटीन के यूनिट से कैप्सिड बनेगा, दूसरे प्रोटीन के यूनिट से एनवेलप बनेगा, इस तरीके से। फिर होती है बडिंग। बडिंग का मतलब ये है कि जो नए बेबीज़ बने हैं, जो नया प्रोजेनी है, वो मैच्योर होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होकर फिर वो बाहर जाता है सेल से। फॉर एग्जाम्पल वो न्यूक्लियस में था पहले, ठीक है, न्यूक्लियस से निकल गई प्रोजेनी, अब ये यहाँ पे अटैच हो गई। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे अटैच हो गई, फिर वो सेल के बाहर चले जाता है, इसको बडिंग बोलता है। ठीक है, और वो जो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये वाला, इससे बोलते हैं बड। ठीक है, और ये जो अब ये सेल जो है जिसको HIV ने अटैक कर लिया, इसे इन्फेक्टेड सेल बोलेंगे, ये इन्फेक्ट हो चुका है। अच्छा, they released out of the cell and move on to infect other cells। अब जो प्रोजेनी बनी है वो जाके दूसरे सेल्स को अटैक करती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सिम्टम्स ऑफ एड्स, यानी कि एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है एड्स का। तो देखो, अगर एड्स के सिम्टम्स की बात करें तो मैंने अभी कहा था कि उसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं स्टेज के ऊपर। अगर बिगिनिंग है तो वहाँ पे सिम्टम्स बहुत हार्श होंगे। ठीक है, स्मॉल ड्यूरेशन होगा, क्योंकि बिगिनिंग यानी कि स्टेज 1 की बात हो रही है। स्मॉल ड्यूरेशन यानी कि 1 to 6 months। हार्श, बहुत हार्ड सिम्टम्स होंगे, सीरियस सिम्टम्स होंगे, फ्लू, फीवर, हेडेक, इस तरीके के सिम्टम्स होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, दूसरी स्टेज के अंदर, स्टेज 2 के अंदर, वायरस जो है वो एटलीस्ट आपकी बॉडी के अंदर 6 से 10 साल रहते हैं, एंड देन वो अपने प्रोजेनी ज़्यादा बनाना शुरू करते हैं, टी हेल्पर सेल्स और ज़्यादा कम होते हैं, देन इट्स कन्वर्टेड टू एड्स। ठीक है, यानी कि मैंने बताया था स्टेज 2 सिम्टमलेस होती है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसी स्टेज के अंदर सिम्टम्स तो नहीं होते, लेकिन लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, जो स्पेशली जो नेक रीजन है वहाँ के जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स है, वो स्वेल हो जाते हैं, और जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटे छोटे वायरस, पैथोजेंस, वो बड़ी बड़ी इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं, TB, निमोनिया, कैंसर्स। ठीक है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ और वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि हर्पीज़, इन्फ्लुएंज़ा। ठीक है, इस तरीके के वायरल इन्फेक्शंस भी हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है। और फाइनली इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स की डिस्ट्रक्शन कम होते जा रहे हैं वो। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दोबारा से वापस आ जाते हैं, जैसे कि वेट लॉस, नाइट स्वेट, डायरिया, सेप्टिसीमिया, डिमेंशिया। ठीक है, इस तरीके के इन्फेक्शंस जो है वो एट लास्ट पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये तो थे सिम्टम्स। जब बात करें ट्रीटमेंट की, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको आप स्लो डाउन कर सकते हो, आहिस्ता कर सकते हो। यानी कि इंसान का ड्यूरेशन अगर 5 महीना है, नॉट 5 महीना बट 5 साल है, तो उसका थोड़ा सा आप 10 साल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो ट्रीटमेंट करने से पहले पता होना चाहिए, डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट। डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोस आप
या तो आप डायग्नोस करोगे एंटीबॉडी टेस्ट से या तो जीनोम टेस्ट से, ठीक है। एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं एलाइसा, ठीक है। एलाइसा से क्या होता है, आप ब्लड लेते हो और उसमें चेक करते हो कि अच्छा एंटीबॉडी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एलाइसा कभी कभी क्या होता है गलत भी आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो HIV नेगेटिव है उसका भी पॉजिटिव दे देता है। इसके लिए यहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ता है जिसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एलाइसा मतलब उसकी रिजल्ट इतना रिलायबल नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करना पड़ता है। और कभी भी ऐसा होता है कि एलाइसा के अंदर एंटीबॉडी आप चेक करते हो, ठीक है। और कोई भी इन्फेक्शन है HIV के खिलाफ एंटीबॉडी, कोई नया वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने में 6 महीना तो ऑलमोस्ट लग जाता है, ठीक है। तो 6 महीने से पहले अगर आपको पता लगाना है कि अच्छा मेरी बॉडी में वायरस है, तो अगर आप एलाइसा करो तो वो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आप एंटीबॉडी चेक करो, एंटीबॉडी तो अभी तक बनी ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप एक और टेस्ट कर सकते हो, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर आप जीनोम चेक करते हो, यानी कि ब्लड लेते हो, ब्लड के अंदर चेक करते हो कि अच्छा वायरस का जो जीनोम है, यानी कि क्या जीनोम है HIV का, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, क्या वो है या नहीं है ब्लड के अंदर, यानी कि HIV पॉजिटिव, नहीं है यानी कि HIV नेगेटिव, ठीक है। PCR बहुत रिलायबल टेस्ट है। कोविड-19 के अंदर भी आपने सुना होगा PCR टेस्ट के बारे में, तो वो वही है कि आप जीनोम टेस्ट करते हो। कोविड-19 का अगर ब्लड के अंदर जीनोम है, नॉट ओनली ब्लड, ये दूसरे तरीक़ों से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नोज़ के अंदर कॉटन स्वाब डाल के वो लोग चेक करते, तो बेसिकली वो जीनोम चेक करना है, ठीक है। अब कोविड-19 का तो डिफरेंट केस है क्योंकि वो बेसिकली रेस्पिरेटरी वायरस था, लेकिन HIV डिफरेंट है। खैर, तो बहुत सारी मेडिसिन है जिनके ज़रिए आप रेजिस्ट करते हो। अब मैंने बताया था कि मेडिसिन, अच्छा जो HIV को ट्रीटमेंट करने का मेथड होता है उसे बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल। एंटी यानी कि अगेंस्ट, रेट्रोवायरल क्यों? रेट्रोवायरल इसीलिए क्योंकि रेट्रो वायरस है, ठीक है। ऊपर मैंने मेंशन किया था HIV इज़ अ रेट्रो वायरस, ठीक है। तो रेट्रो वायरस के अगेंस्ट जो थेरेपी होती है ART, उससे आप HIV को ट्रीट करते हो। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि HIV थेरेपी के अंदर ली जाती हैं। अब ये ड्रग्स के अंदर क्या होता है, मैंने पहले बताया था, जो एंजाइम है HIV के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है, 3 एंजाइम। इनमें से अगर 3 में से कोई भी एक भी अगर इसको इनहिबिट हो जाता है ना एंजाइम, तो HIV काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो मेडिसन्स होती हैं, मैंने ऊपर अच्छे से बात मेंशन भी की थी कि जो मेडिसन्स होती हैं एड्स की, उनके अंदर होता क्या है, एंजाइम इनहिबिटर होता है, ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है वायरल एंजाइम्स को, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं दवाइयों के जो कि काफ़ी रिमार्केबल हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है अगेंस्ट HIV, ठीक है। तो ये था हमारा HIV के बारे में एंड एड्स के बारे में एक कंप्लीट सेशन। आई होप इट वाज हेल्पफुल। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं क्या हम लोग देखेंगे, वायरॉन्स एंड कुछ और टॉपिक करेंगे ए सेल्यूलर का। तो आई जस्ट होप कि इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो